आज हमारा मेन टॉपिक जो है ना वो है कि आपने बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन की ड्राफ्टिंग कैसे करनी है। ओपिनियन का हमने बड़ी ट्रेनिंग पढ़ लिया, आज हमने इसको कुछ थोड़ा सा रिवाइज भी किया। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ की एक्टिविटी जानी है। उस पर आ जाए पेज 242। इसको पढ़ने से पहले ना मेरी बात ज़रा गौर से सुन लें। जब हमने क्या पढ़ा है कि जो आपका ओरिजिनल था ना, बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ ओरिजिनल, ये आपके कहाँ शिफ्ट करते हैं ना नीचे, ये कहाँ पे आ गया नीचे आ जाएगा। और जो मैटर्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। वो एक है तो एक आ जाएगा, ज़्यादा है तो ज़्यादा आ जाएगा। इसके बाद ओरिजिनल पैराग्राफ आएगा। ठीक है, अच्छा ये पैराग्राफ मैं स्कोप लिमिट में डालूंगा, स्कोप लिमिट में ये लिमिट कर देना आपने। इसमें आप क्या करते हैं, माइनॉरिटी कॉरिडोर से किया करेंगे आपने सारा पैराग्राफ लिमिट कर देंगे। तब इसकी प्रैक्टिस की गई ऐसे प्रैक्टिस नहीं आप। जैसे मैं एक चीज़ भूल गया हूँ, मैंने पेपर में देना, आप लोगों ने नहीं भूलना जो पढ़ा है उसमें। ठीक है, रिवाइज करने की जरूरत नहीं, चले आगे। अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूँ, हेडिंग चेंज कर दी आपने। यहाँ पे जो भी बेसिस फॉर एडवर्स तो एडवर्स लिख दिया, क्वालिफाइड तो क्वालिफाइड लिख दिया, डिस्क्लेमर ऑफ तो वो लिख दिया। चले आगे। अब आगे आपने लिखना ये असल मसला जो मैटर था, जिसमें बार बार आ रहे हैं, लिखे ना एक्सेप्ट फॉर मैटर्स डिस्कस्ड इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, बेसिस फॉर सारा लिख रहे ना। वो मैटर कैसे लिखना है, वो मैटर कैसे लिखना है इसको समझ लो। मैं बुक से नहीं पढ़ा रहा, बोर्ड पे आ जाता। इसमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। पहली बात तो ये, मैंने आपसे कहा था पूरी ऑडिट में यूनिफॉर्मिटी है। देखिए आपने यूनिफॉर्मिटी शेडिंग दे रहा है, पहली बात। ये जो एरिया होता है यहाँ पर मौका मिलता है अपनी मर्जी से सीखने का। यहाँ सारी कितनी वर्डिंग होगी तो सिर्फ यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी नहीं मिलेगी। इसके अलावा पूरी रिपोर्ट यूनिफॉर्म, कोई ये जरूरत भी नहीं कर सकता कि ये पैराग्राफ ये करता है इसको ऊपर कर दो, ये कोई जरूरत नहीं करेगा। उसको इसकी सिग्निफिकेंस का पता क्या होगा इसका। ठीक है, अच्छा अब मैं बात आगे जो मेरी स्टडीज कर रही है ना बोर्ड पे आना, इस पैराग्राफ की इसको ड्राफ्ट कैसे करना। ठीक है, आपने अपनी मर्जी से लिखा, इसमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, लेकिन ड्राफ्टिंग कैसे करनी है आपने इसमें याद रखें। अच्छा ड्राफ्टिंग के लिए समझें, इसमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। एक तो आपने इस मसले को ना जो भी इशू है, जो मैटर है, जो दुख दर्द के लिए जो गलबड़ यूज करते हैं, उसको क्वालिटेटिवली लिखना है, क्वालिटेटिवली, या इसको कोई डिस्क्रिप्शन नहीं देता, इसको डिस्क्राइब करें। 2-2.5 दिन में पता है क्या मसला क्या है, टेंशन क्या। ठीक है, हम उसकी एक प्रैक्टिस करेंगे। मैंने आपको इसीलिए इतनी ज़्यादा रिपोर्ट शेयर किया है। 5 यहाँ पे पैराग्राफ हमारे पास, 5 इलस्ट्रेशन में, और 8-10 मैंने की। मैं 8-10 और भी कर सकता हूँ, मेरी रीजनेबल मोमेंट तक आप बोर भी ना उसमें। ठीक है, तो पहले 2-2.5-3 है क्या करना है आपने डिस्क्राइब, इसको क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिवली है क्या। आप बताएंगे यार कंपनी ने अपनी रिवैल्यूएशन नहीं करवाई, पॉलिसी रिवैल्यूएशन है। ठीक है, और रिवैल्यूएशन का स्टैंडर्ड क्या कहता है कि आपने इसको हर साल करवाना है रिवैल्यू। अगर वो उसमें वेरिएशन ज़्यादा होती है, अगर वेरिएशन I16 की बात पढ़ा रहा, अगर वेरिएशन ज़्यादा नहीं होती तो स्टैंडर्ड कहता है एक साइकिल बना के। उस साइकिल के बाद मैक्सिमम 3 to 5 ईयर्स, 5 साल के बाद आपको रिवैल्यूएशन रिवाइज करनी पड़ेगी। इस कंपनी के 5 साल होगा, 6 साल आगे रिवैल्यूएशन नहीं करेगी। अभी स्टैंडर्ड की नॉन नॉर्मलाइज हो गया, नॉन नॉर्मलाइज। ये कंपनी इम्पेयरमेंट टेस्ट नहीं किया, कंपनी लोअर ऑफ कॉस्ट पे ऐसा नहीं रखे अपने स्टॉक्स नहीं रखे अपने। अब ये नॉन नॉर्मलाइज है ना, कंपनी ने डेफिनेट चार्ज नहीं किया। ये मसले होंगे ना, कंपनी ने क्या किया, WWF WPP की प्रीवियस स्टैंड नहीं थी, प्रीवियस बनती थी, कहते हैं लिमिटेड डिस्क्लोजर डाल दी, डिस्क्लोजर बनता था वो भी नहीं डाला। ये मिसस्टेटमेंट है ना। तो आप ये पूरी बात लिखेंगे कि कंपनी ने अपनी लास्ट रिवैल्यूएशन करवाई थी, बोर्ड में कंपनी लिखा हुआ, कंपनी ने अपनी लास्ट रिवैल्यूएशन करवाई थी 2018 में। ठीक है,
और उसकी जो अब ड्यू थी वो थी 30 जून 2024 तक, 5 साल फॉर एग्जाम्पल। अभी उसने रियलाइज नहीं करी। इट कॉन्स्टिट्यूट्स अ डिपार्चर फ्रॉम द प्रैक्टिसेस ऑफ द फलाना पैराग्राफ IAS 16। और मैं समझता हूँ कि इसका मटीरियल क्या है तो क्वालिफाई कर देंगे। अगर मैं समझता हूँ प्राइवेसी क्या है, डिस्क्रिप्शन आ गई, मुद्दा समझ आ गया तो उठाई जाएगा। ठीक है, ये तो आपने डिस्क्राइब कर दिया। पहला क्या कहता है डिस्क्रिप्शन, और दूसरे में क्या कहता है क्वांटिफिकेशन। दूसरे में क्या कहता है क्वांटिफाई भी करें। क्या करें? वेयर क्वांटिफिकेशन इज पॉसिबल, वेयर इट इज पॉसिबल। अब यहाँ पे उसने रिवेल्यूशन करवाई नहीं करवाई ना। अब आपके पास उसकी वैल्यू अमाउंट नहीं है तो आप क्वांटिफाई कर सकते हैं कितने की स्टेटमेंट डाली? नहीं कर सकते। तो यहाँ पे लिखेंगे आप इन द एब्सेंस ऑफ द रेलेवेंट रिवेल्यूशन रिपोर्ट्स क्वांटिफिकेशन इज इम्प्रैक्टिकेबल। मैं नहीं कर सकता। समझ गए क्या लिखा इस पैराग्राफ? क्या दो बातें आएंगी? डिस्क्रिप्शन, जो दुख दर्द है आपका उसका मसला, ठीक है, टेंशन, और उसकी डिस्क्रिप्शन। याद रहेगा? अच्छा सुने, मेरे को 2 एग्जाम्पल दे दो। मेरे 2 क्लाइंट्स हैं, दोनों ने ग्रेजुएट की प्रीवियस स्टैंडिंग, वो देसी से बंदे हैं, उन्होंने ग्रेजुएट की प्रीवियस हमें नहीं पसंद। ग्रेजुएट की जब हम मांगी हम देते हैं, हमने प्रीवियस स्टैंड, जबकि ये बेसिक प्रिंसिपल है अप्रूव करने वाला, और क्या कहते हैं उसको, मैं क्या कॉन्सेप्ट होता है कि अगर एक्सपेंस फ्यूचर में जाए कभी बुक करना है, अक्रूवल होती है। क्या पहले अप्रूव कर लेते हैं उसको? आपने ग्रेजुएट की 20 साल के बाद अपनी प्रीमियम आज टाइम लगाते हैं, ठीक है? नहीं मैचिंग होता है जिस साल का उसमें डालें, इसे कहते हैं प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। ठीक है, मुझे वर्ड में आ रहा है, वही कहते हैं ना प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, कि आप जो एक्सपेंस फ्यूचर में पे करना है उसके भी एंट्री करें। अब ग्रेजुएट आपने फ्यूचर में पे करनी, स्टैंडर्ड का तो उसकी अकाउंट फॉर एंट्री करो उसको। तो यहाँ भी उससे कहता है बल्कि इसकी वैल्यूशन भी करवाओ, एक्चुअल वैल्यूशन करवाओ, ठीक होगा? अब कंपनी नहीं करे, एक कंपनी है मेरी क्लाइंट है, वो नहीं कर रहा और उसने वैल्यूशन नहीं की, उसने वैल्यूशन की तो हमने लिखा उससे प्रीवियन कंपनी हैज नॉट चार्ज फॉर द प्रीवियन स्टाफ रेंट, इट कॉन्स्टिट्यूट्स अ नॉन कंप्लायंस ऑफ फलाना लेबर एक्ट, जो लेबर जिसमें लिखा हुआ है आपने अपनी क्वालिफिकेशन के लिए उस लेबर लॉ की नॉन कंप्लायंस है, ठीक है? फर्दर IAS 19 की भी नॉन कंप्लायंस है, ठीक है? अब आपके पास रिवैल्यूएशन नहीं है, जो उसकी सॉरी वर्किंग नहीं है, कितनी की प्रीवियस स्टैम्प करनी चाहिए, अगर होती तो कितनी होती, वर्किंग नहीं है आपके पास, तो आप लिख देंगे इन द एब्सेंस ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ द लायबिलिटी प्रोविजन, ये ग्रेजुएटी की प्रोविजन हम आप क्वांटिफिकेशन नहीं कर सकते, फैक्ट नहीं कर सकते। अच्छा, यही मसला है क्लाइंट नंबर 2 में, वो हमें ग्रेजुएटी की वर्किंग करके देता है कि ये वर्किंग है, ये मैंने पे लोगों को पे करना है, लेकिन मैंने प्रोविजन स्टैंड नहीं पे करना। अब मुझे पता है एग्जैक्ट वर्किंग आ गई, बस ग्रेजुएटी आ गई ना। अगर ये ग्रेजुएटी डालते तो कितने की डालते, वर्किंग है ना मेरे पास। अब मसला वही निकाल कि कंपनी ने ग्रेजुएटी प्रीवियस स्टैंड की, इट कॉन्स्टिट्यूट्स अ डिपार्चर फ्रॉम 18 नॉन कंप्लायंस ऑफ एक्ट, जो भी लेवल है, ठीक है? अगली बात, फुल स्टॉप। अब डिस्क्राइब तो कर दिया, यहाँ तक लोगों को पता लगे मसला क्या, मसला डिस्क्रिप्शन आ गई। 2 बातें करनी है, डिस्क्रिप्शन और क्वांटिफिकेशन। डिस्क्रिप्शन आ गई ना, मसला पता लग गया। अब अगला काम क्या था आपका? क्वांटिफिकेशन। अब आप लोगों को बताएंगे हैड दिस प्रीवियन बीन प्रॉपर्ली मेड, अगर इस प्रीवियन को प्रॉपर स्टैंड क्या था, नॉन करेंट लायबिलिटी ऑफ इतने रुपीज वुड हैव बीन इंक्रीज, नॉन करेंट लायबिलिटीज वुड हैव बीन इंक्रीज बाय दिस अमाउंट, ग्रेजुएटी नॉन करेंट है ना, consequently profit and loss would have been decreased by, आपने करना प्रीवियन क्रेडिट, प्रॉफिट लॉस डेबिट, रिजल्टेंटली, ठीक है? इक्विटी would have been decreased by, जहाँ जहाँ प्रॉफिट लॉस में फर्क आता है, बैलेंस शीट फर्क आता है, वो फर्क आता है, यहाँ ये फर्क आता है। ये है क्वांटिफिकेशन, समझ गए?
हम इसकी और प्रैक्टिस करते हैं स्टॉक्स की एनआरवी चेक की, स्टॉक्स की एनआरवी चेक की। और आपको पता ही है एनआरवी ना चेक 2 मिलियन का मसला, अगर प्रॉपर प्रोविजन स्टैंड करते हैं राइट ऑफ करते हैं 2 मिलियन से होना, कंपनी नहीं की तो आप क्या लिखेंगे, कंपनी के स्टॉक्स आ रहे हैं, द कंपनीज इन्वेंटरीज आर बीइंग स्टैंडिंग ऑन द फाइनेंशियल ऑन दिस रुपीज एट दिस रुपीज, इतने मिलियन की इनकी आ रही है आपकी स्टॉक इन्वेंटरी, विच इंक्लूड्स द स्टॉक दैट हैज बीन डिटेरियोरेटेड, ठीक है, जिसकी आपने एनआरवी चेक करनी थी, उसको एनआरवी करना, कंपनी ने उसको एनआरवी पे नहीं स्टैंड किया, राइट ऑफ स्टॉक को नहीं किया, इट कॉन्स्टिट्यूट्स अ डिपार्चर फ्रॉम द फलाना पैराग्राफ ऑफ आईएएस 2। मसला हल हो गया, या तो क्या किया आपने डिस्क्रिप्शन। अब आप बताते हैं हैड दिस प्रोविजन बीन प्रॉपर्ली मेड, ये हैड द इन्वेंटरी बीन रिटर्न ऑफ प्रॉपर्ली रिटर्न ऑफ 14, तो क्या करना था आपने, क्या करना था, cost of goods sold would have been increased by this amount, inventory would have been decreased by this amount, profit before tax would have been decreased by this amount, tax would have been affected by this amount, profit after tax would have been affected by this amount, and resultantly equity would have been affected by this amount। ये है डिस्ट्रीब्यूशन। याद रहे, मैंने आपको लिमिटेशन नहीं पढ़ाया, अभी आपको मैंने इसका स्टैंडर्ड नहीं पढ़ाया, जो मैंने आपको बताना था ना वो आपको समझ आ गया, ठीक है। हम पढ़े गए इसकी प्रैक्टिस करते हैं, फिर वापस करते हैं इसको। आइए पेज 243, आगे हमारा आगे वाली कोर्स मेरी प्रैक्टिस हुई है पिछले कई साल का मतलब है 14-15 साल से, कि जो लास्ट में होता था उसको सैटरडे को कोर्स खत्म हो जाता है, इससे लेट नहीं होता, एक्सेप्ट वन टाइम जब EPS वाला इशू हुआ था 16 में समथिंग इशू हुआ था, उसमें इन दिनों में 15 दिसंबर को आगे हुआ और वो 15-20 दिन क्लासेस ऑफ गई। अपार्ट फ्रॉम डैट मेरा कभी कोर्स लेट नहीं हुआ, इस दफ़ा लेट हुआ, ठीक है। उसमें एक तो हम लॉन्ग सेशन नहीं कर सके, जो प्लान करते हैं कि लंबा करते हैं वो नहीं हो सका, और दूसरा ये मुहर्रम की भी 3 छुट्टियाँ हमने कर ली, बड़ी भी आ गई, छोटी भी आ गई, फिर मुझे भी मेरा प्रैक्टिसिंग मेंबर हूँ, मुझे भी ये बात कुछ ऑपरेटर में जाना पड़ता लाहौर में, किसी क्लाइंट में, किसी मीटिंग में, तो मैंने कुछ ऑफ नहीं। वेल हम 3 दिन लेट हैं, अभी भी एज पर प्लान 31 जुलाई का एज पर प्लान तो ठीक जा रहे हैं, लेकिन जो मेरी प्रैक्टिस है उससे हम लेट हो गए, ठीक है। अच्छा प्रॉब्लम है, मैंने सिर्फ रेलेवेंट बताना है, बेसिस 243 में बेसिस फॉर क्वालिफाइड। अच्छा बेसिक और क्वालिफाइड का मतलब क्या है, पहले एक लाइन समझें, जैसे ही आपको रिपोर्ट में लिखा हो क्वालिफाइड करने से मतलब क्या है कि ये स्कोप लिमिटेशन है या मटेरियल स्टेटमेंट है उसका नॉन प्रोग्रेसिव है। अच्छा फिर ये कैसे पता लगेगा आपको, ओपिनियन पैराग्राफ पढ़ें, ओपिनियन पैराग्राफ नंबर 2, इन आवर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट पॉसिबल नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है ये मटेरियल में स्टेटमेंट है और नॉन प्रोग्रेसिव फैक्टर्स का, ठीक है। अब आ जाए मटेरियल में स्टेटमेंट, मटेरियल है लेकिन नॉन प्रोग्रेसिव, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन, ओरिजिनल पैराग्राफ नीचे शिफ्ट कर दिया। अब जो मसला था, जो तकलीफ थी, जो टेंशन थी, जो दुख दर्द था, रिजर्वेशन थी, ऑब्जर्वेशन थी, वो यहाँ पर लिख रहा हूँ। क्या कह रहा है, कंपनीज इन्वेंटरीज आर कैरिड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट दिस, इन्वेंटरी कितने की आ रही है कंपनी की, इतने अमाउंट बैलेंस शीट में आ रही है। मैनेजमेंट हैज नॉट स्टेटेड द इन्वेंटरी एट लोअर कॉस्ट और एनआरवी बट हैड स्टेटेड देम सोलली एट कॉस्ट which constitutes a departure from IFRS बोर्ड पे आ जाएगा। मसला हल हो गया, पता लग गया कि ऑडिटर ने क्या मसला कि क्यों बेचारा ये तकलीफ में हो गया जी। चले अगला काम क्या है, क्वांटिफिकेशन मैंने क्या है, या आप कर पा रहे होंगे, प्रैक्टिकल होगी या नहीं होगी। अगर प्रैक्टिकल नहीं है
डिस्क्लोज दैट फैक्ट प्रैक्टिकल नहीं इन दैट रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। और अगर प्रैक्टिकल है तो फिर आपने क्वांटिफाई करना है। जैसे यहाँ पे प्रैक्टिकल है, आगे कहता है द एंटिटी रिकॉर्ड्स इंडिकेट हैड, मैं कह रहा हैड मैनेजमेंट स्टेटेड इन्वेंटरी एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, अगर मैनेजमेंट इसको लोअर ऑफ कॉस्ट या एनआरवी में रखती एंड अमाउंट ऑफ दिस वुड हैव बीन रिक्वायर्ड टू राइट ऑफ द इन्वेंटरी, इतने की प्रीमियम डालनी पड़नी थी अगर मैनेजमेंट इसको प्रॉपर राइट ऑफ करती। समझ गए? ठीक है, इतने की प्रीमियम स्टैंड होनी थी। अब उसका इफेक्ट बता रहा है अकॉर्डिंगली कॉस्ट ऑफ सेल वुड हैव बीन इंक्रीज बाय दिस अमाउंट, इनकम टैक्स, नेट इनकम, शेयर होल्डर इक्विटी वुड हैव बीन रिड्यूस्ड बाय दिस एंड दिस अमाउंट रिस्पेक्टिव। वो जो चार बातें उसने लिख मैंने कही ना, चार इफेक्ट हो सकता है। ये मैंने इन्वेंटरी की प्रैक्टिस भी करवा दी आपको, मैंने को ग्रेजुएटी की प्रैक्टिस भी करवा दी जहाँ पे रिकॉर्ड दिया उन्होंने, ग्रेजुएटी प्रैक्टिस का जहाँ रिकॉर्ड नहीं दिया मैंने को पढ़ाए बगैर वैल्यूएशन वाला मैथमेटिक्स बता दिया। ठीक हो गया? कॉन्सेप्ट समझ गए? डिस्क्रिप्शन क्या होती है और क्वांटिफिकेशन क्या होती है। अब वापस आएंगे बेसिस फॉर ओपिनियन, ठीक है, 240 पेज में। पहले सबसे पहले वो कहता है कि हेडिंग चेंज करते हैं, मैं पहले पैराग्राफ उठा रहा हूँ। ठीक हो गया? चले आगे सेकंड पैराग्राफ है, इफ देयर इज अ मटेरियल स्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट ड्यू टू स्पेसिफिक अमाउंट, ठीक है, तो क्या करना है, ब्रैकेट में लिखा उसने इंक्लूडिंग क्वांटिटेटिव डिस्क्लोजर, ठीक है, द ऑडिटर शैल स्टेट द बेसिस ऑफ द ओपिनियन, अ डिस्क्रिप्शन एंड क्वांटिफिकेशन, इसको अंडरलाइन कर लें। लिखा हुआ स्टैंडर्ड क्या कह रहा है, ऑडिटर क्या स्टेट करेगा, डिस्क्रिप्शन एंड क्वांटिफिकेशन। चले आगे स्टैंडर्ड के जो हम पीछे से पढ़ के आए हैं, प्रैक्टिस भी करके आए हैं, स्टैंडर्ड वैसे लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन एंड क्वांटिफिकेशन। नेक्स्ट पैराग्राफ, ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ है, मैंने पढ़ाना नहीं है, आपको पता लग गया। पता आपने क्वांटिफिकेशन करनी है ना, वो जो एरिया हिट होगा ना वो आपने बता देना है। फॉर एग्जाम्पल सुना इम्पेयरमेंट टेस्ट नहीं किया कंपनी ने, एक ऐसे इम्पेयरमेंट टेस्ट नहीं किया, इम्पेयरमेंट टेस्ट नहीं किया, इसके अंदर प्रॉपर्टी प्लांट में ओवरस्टेटेड है, तो आप अपने अकाउंट में क्या बताएंगे कि कंपनी ने कुछ एसेट्स फायर हुई थी, वो अपना इम्पेयरमेंट टेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इट विच कॉन्स्टिट्यूट नॉन कंप्लायंस ऑफ फाइनेंस स्टैंडर्ड IAS 36 जो भी उसका रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अगली बार क्या करनी है, हैड दिस इम्पेयरमेंट बीन प्रॉपर्ली टेस्टेड a loss of that would have a loss of this amount would have been इतने की प्रीमियम आपकी प्रॉफिट लॉस में थी और इतने से आपका प्रॉपर्टी प्लांट मूवमेंट कम हो जाना। ठीक है, इतने से आपके नॉन करंट एसेट्स कम हो जाने थे, एक्सपेंस बढ़ जा रहा था, टैक्स पे ये फर्क पड़ रहा था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे ये फर्क पड़ रहा था और इक्विटी पे ये फर्क पड़ रहा था। समझ गए? बड़ी ढीली सी वाली आ रही है। यस सर, क्लियर हो गया? अच्छा आगे इसमें लिखा है एन एग्जांपल, इसमें यही सेक्शन में बात करता है कि जी सेकंड और थर्ड लाइन में मिला के इफेक्ट ऑन इनकम टैक्स कितना है, बिफोर टैक्स कितना है, इक्विटी पे कितना है और बाकी इन्वेंटरी पे कितना फर्क पड़ा। अभी मैंने को 5-6 चीज़ों की प्रैक्टिस करवा दी है, इम्पेयरमेंट की भी, रिवैल्यूएशन की भी, स्टॉक की भी, ग्रेच्युटी की भी, जहाँ पे रिकॉर्ड है जहाँ पे रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, समझ गए? अच्छा, नेक्स्ट सिनेरियो बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सिनेरियो ये है कि कई दफ़ा मिसस्टेटमेंट होती है, कई दफ़ा मिसस्टेटमेंट होती है किसी डिस्प्यूट के नाम पे। हमने पढ़ा था अकाउंट 3 तरह से मिसस्टेट होता है, 3 तरह से। एक क्या पढ़ा था हमने, रॉन्ग सिलेक्शन कौन सी, मिस, तीसरा सिग्निफिकेंट डिस्प्यूट। कई दफ़ा आपने डिस्प्यूट उड़ाया था, आपने कोई डिस्प्यूट उड़ा दिया, फॉलो करेंगे मेरी बात, डिस्प्ले अकाउंट में नहीं आ रहा, उसकी अकाउंटिंग एंट्री नहीं, डिस्प्ले नहीं है, बस फॉलो करना है इसकी अकाउंटिंग। इसकी तो अकाउंटिंग आग लगी 30 जून के बाद, नॉन डिस्टिंग इवेंट है, क्या आएगा तो डिस्प्ले नहीं आ रहा,
इसकी कोई काउंटिंग एंट्री, इसके प्रॉफिट पे, बैलेंस शीट पे, इक्विटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर क्या करना है, फिर ये क्या है, इफ देयर इज अ मिसस्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट रिलेट्स टू नॉन डिस्क्लोजर और रॉन्ग डिस्क्लोजर, गलत डिस्क्लोजर दिया, अदर डिस्क्लोजर दिया होगा। समझ गए सिनेरियो क्या है? फिर क्या करना है? तो नंबर 1 कहते हैं डिस्कस द नॉन डिस्क्लोजर विद दोस्त शेयरहोल्डर्स। वो तो हमने करना ही है। हम पहले मैनेजमेंट कहेंगे भाई डिस्क्लोजर ठीक करो, डिस्क्लोजर डालो, नहीं डालते दोस्त शेयरहोल्डर्स डिस्कस करेंगे। फिर क्या करता है, डिस्क्राइब द, अच्छा फिर कहते हैं डिस्क्राइब द मैटर, डिस्क्राइब इन द बेसिस ऑफ ओपिनियन दैट नेचर ऑफ द ओमिटेड डिस्क्लोजर, नेचर ऑफ द, आप ही कहेंगे कि सुना ना कंपनीज एक्ट का 5th स्केड्यूल क्लॉज ये डिस्क्लोजर मांगती है आपसे, वो नहीं दिया। अब लोगों को समझ आएगी कौन सा डिस्क्लोजर नहीं दिया, ये फलाने स्टैंडर्ड का फलाना पैराग्राफ ये डिस्क्लोजर मांगते जो नहीं दिया। जैसे IAS 24 है ना, रिलेटेड पार्टी, वो कहता है कि रिलेटेड पार्टी की ट्रांजेक्शन शो करें, उसके साथ रिलेशनशिप शो करें, उसके साथ आउटस्टैंडिंग बैलेंस शो करें। आप क्या देखेंगे कि IAS 24 रिक्वायर करता है ये 3 चीज़ें, ट्रांजेक्शन क्या नहीं है रिलेटेड पार्टी से, रिलेशनशिप क्या है और अमाउंट आउटस्टैंडिंग कितनी है, तो कंपनी ने डिस्क्लोज नहीं किया। ठीक है, अब इसी को काउंटिंग एंट्री नहीं है, ये तो अलग से डिस्क्लोजर था ना, इसकी कोई काउंटिंग एंट्री नहीं है। स्टैंडर्ड सबसे पहले 240 पेज पे डिस्कस द मैटर विद दोस्त शेयरहोल्डर्स। आपने दोस्त शेयरहोल्डर्स कब डिस्कस करना है? इससे पहले मैनेजमेंट जब इनकार कर देगी आपको, तो उनसे डिस्कस किया, फिर आगे कहता है वही डिस्क्रिप्शन आ गई, डिस्क्राइब करें जो भी नॉन डिस्क्लोजर ओमिटेड डिस्क्लोजर उसको बताएं किस स्टैंडर्ड की, किस सेक्शन की नॉन कंप्लायंस कर रहे हैं। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, अनलेस प्रोहिबिटेड बाय लॉ। अगर लॉ मना करता है तो आपने नहीं करना, लेकिन अगर मना नहीं करता फिर आपने क्या करना है, इंक्लूड द ओमिटेड डिस्क्लोजर इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। क्या करते हैं, डिस्क्लोजर उठा के आप सबसे पहले क्या लिखेंगे कि कंपनी ने फलाने स्टैंडर्ड की या फलाने सेक्शन की एक डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट को मीट नहीं किया। अगर वो प्रॉपर्ली मीट करती तो वो डिस्क्लोजर ही होता। अगर प्रॉपर डिस्क्लोजर देती, क्या कहता है, इंक्लूड द ओमिटेड डिस्क्लोजर। ठीक है, उस डिस्क्लोजर को आप खुद दे दें अपनी रिपोर्ट में, समझिए। अनटिल प्रोवाइडेड क्या है, प्रोवाइडेड कि प्रैक्टिकेबल हो, प्रोवाइडेड क्या है, अगर वो रिलेटेड पार्टी दूसरे कंपनी बता ही नहीं आपको ट्रांजेक्शन कौन सी होगी, तो फिर तो आप नहीं दे सकते। फिर आप क्या लिखेंगे कि ओमिटेड डिस्क्लोजर को डिस्क्राइब करें यहाँ पे प्रैक्टिकल इन द एब्सेंस ऑफ रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। इनको केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, इसको ऐसे ही करने से पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा विजुअल किया ना इसने आपके साथ, आप लोगों ने से था, इसने विजुअल कर रहा था। ठीक है, चलेंगे क्यों जी? चलें। अब तक हमने क्या पढ़ा है कि अगर मिस स्टेटमेंट है ड्यू टू नॉन डिस्क्लोजर, मिस स्टेटमेंट है ड्यू टू नॉन डिस्क्लोजर, तो क्या करें, डिस्कस करें मैनेजमेंट के साथ, दोस्त वगैरह डिस्कस करें और फिर लोगों को डिस्क्रिप्शन बताएं नेचर ऑफ द ओमिटेड की क्या डिस्क्लोजर है। और अगर प्रैक्टिकेबल हो और लॉ भी प्रोहिबिट ना करता हो तो उस डिस्क्लोजर को अपने रिपोर्ट में ऐड कर दें। ठीक है, प्रोवाइडेड इट इज प्रैक्टिकेबल, इसको अंडरलाइन करें, प्रोवाइडेड इट इज ठीक है। अच्छा, प्रैक्टिकेबल कब नहीं होगा, जब मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन नहीं दे दी। वेरी गुड। और सोचें, जब वो डिस्क्लोजर बहुत बड़ा हो, बहुत वॉल्यूमिनस हो, वो बहुत लंबे चौड़े लेंथी स्केड्यूल हो डिस्क्लोजर के, जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है 15 पेजेस में उसका डिस्क्लोजर आता है, 3 पेजेस 4 पेज की रिपोर्ट है, 15 पेजेस का डिस्क्लोजर डालने का थीसिस बनने का मतलब। ठीक है, तो स्टैंडर्ड अगली बात ही करता है स्टैंडर्ड कि डिस्क्लोजिंग द ओमिटेड इंफॉर्मेशन वुड नॉट बी प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल ऊपर वाले प्रैक्टिकल लिंक करना है,
ठीक है। तो कहता है दो सूट नहीं, पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, दो सर्कमस्टांसेस होंगे जहाँ पे वो डिस्क्लोज देना प्रैक्टिकेबल नहीं होगा। पहला क्या है, मैनी मैन हैज नॉट प्रिपेयर्ड, मैनी मैन खुद नहीं बनाया, आपको कैसे देंगे। और दूसरा क्या है, इन अल्टरनेटिव द डिस्क्लोजर वुड बी अनड्यूली वॉल्यूमिनस इन रिलेशन टू ऑर्डिनरी रिपोर्ट। तो 3 पेज की रिपोर्ट है, 15 पेज का डिस्क्लोजर है तुम्हारा। कोई मसला चले, समझ आ गई थी। यहाँ हम बात करते हैं मिसस्टेटमेंट की। पहले में क्या था, स्टैंडर्ड नॉर्मल की मिसस्टेटमेंट आ रही है, आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन लिखनी है और बता दें कितने किस एरिया में मिसस्टेटमेंट आ रही है। मिसस्टेटमेंट दो तरह से होती है, या अमाउंट की वजह से होगी, वो हमने डिस्कस कर लिया, या क्या होगी, नॉन डिस्क्लोजर की वजह से, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, नॉन डिस्क्लोजर मैं सम अप कर दूं। नॉन डिस्क्लोजर क्या करना है आपने, जो डिस्क्लोजर उड़ा दी है मैनेजमेंट ने या नहीं दिया या गलत दिया है, उसकी डिस्क्रिप्शन करें कि फलाना स्टैंडर्ड की फलाना रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं किया गया, और फिर उसको इंक्लूड कर दें अपनी रिपोर्ट में, अनलेस इट इज प्रैक्टिकेबल या नॉ पर फिट करता हो। अगर अनप्रैक्टिकल कब होगा कि बहुत वॉल्यूम ज़्यादा होगा कि आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं, समझ में। अच्छा, दूसरी क्वालिफिकेशन होती है स्कोप लिमिटेशन की वजह से। स्कोप लिमिटेशन क्वालिफिकेशन आती है ना, बोले यार। अभी अगला पैराग्राफ हुआ है, 2 लाइनर है ना। If the modification results from inability to obtain appropriate evidence, the author shall include in the author report the reason for such inability. आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, आपने कहता है कि मैंने आपके लीगल एडवाइजर है, मैं से कंफर्मेशन मेरी बात कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं चाह रहा, आपने कुछ रिस्पॉन्स से कंफर्मेशन कुछ वही पहला दूसरा तीसरा को रिस्पॉन्स नहीं करा। अब इनएबिलिटी है, किसी और तरीके से एविडेंस नहीं मिला। अब मैनेजमेंट कर लिया, मुझे अपना इंटरनल रिकॉर्ड दिखा दो, वो नहीं दिखा रही। इन हाउस लीगल काउंसिल को हाथ नहीं पकड़ा रही, लॉयर को एक्सटर्नल पार्टी को उनकी मीट करते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। अब क्या करेगा, ऑडिटर इनएबिलिटी है, क्या कहता है, ऑडिटर शैल इंक्लूड द बेसिस ऑफ इन द प्रिंट सेक्शन द रीजन फॉर सच। ठीक है जी। यहाँ पे टेक्निकली कुछ स्टैंडर्ड खत्म हो गए जो पढ़ने वाला था, आगे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट की ड्राफ्टिंग से रिलेटेड चीजें खत्म हो गई। चलें बोलेंगे। अच्छा, आज यहाँ 2 पैराग्राफ्स आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं, तो 2 बड़े बड़े पैराग्राफ्स, इसको समझने वाले गौर से मेरी बात सुनिए। सिनेरियो ये है कि कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं थी, कंपनी में बेसिक ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं है, डिस्पाइट द फैक्ट कंपनी ने गोइंग कंसर्न बेसिस पर कौन सी रिपोर्ट देंगे, कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं थी, कंपनी ने फिर भी अकाउंट गोइंग कंसर्न बेसिस बना दिया, रिवर्स आपने इस बेस पे रिपोर्ट को रिवर्स कर दिया। आपने ये ओरिजिनल पैराग्राफ था वो शिफ्ट कर दिया नीचे कि हमने ऑडिट किया, ऑडिट स्टैंडर्ड के मुताबिक हम इंडिपेंडेंट नहीं है, हमने अदर एक्सपेरिमेंट नीचे शिफ्ट कर देना आपने। और जो आपको दुख था दर्द थ्रू क्या थी कि कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं है, फिर भी इसने अकाउंट गोइंग कंसर्न बेसिस बना दिए हैं, स्टैंडर्ड करता है इसका प्रिवेसी फैक्टर है, इस वजह से इस एक फैक्टर की वजह से मैं क्या कर रहा हूँ अपने ओपिनियन को, मसला हल हो गया। आपने एक पैराग्राफ ऐड किया, उसमें दुख दर्द बताया अपना और आगे अपने इस बेस पे अपने ओपिनियन को रिवर्स कर दिया। ठीक हो गया, समझ गए। अब ये एक मैटर के गोइंग कंसर्न पे अकाउंट नहीं बनाए, काफी है रिवर्स करने के लिए, काफी है ना।